आप तो महाराष्ट्र में है ना, कैसे पार्टी टूट जाती है ओवरनाइट। मेरे यहाँ बिहार में देखिए, तो 10-20 दलित ऐसे भी जीत लेता तो 200-200 करोड़ रुपया में पता नहीं कहाँ कहाँ बिकता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत के आता तो 200-200 करोड़ रुपया देता तो सब पता नहीं कैसे डांस करते ढोलक बजाते हुए बिक जाता है। मैं तो प्रस्तावित करता हूं कि एक खाली पॉइंट उठाइए, एक छोड़िए 1000 पॉइंट्स, खाली एजुकेशन में स्कॉलरशिप फ्रीशिप का पॉइंट उठाइए और इस पर नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा कीजिए, आपकी जीत होगी। 1000 पॉइंट पे लड़ेंगे, कभी जीत नहीं होगी। 1950 के पहले मैंने आंकड़ा दिया, एक आईसीएस था, वही नॉमिनेटेड। दलितों के पास ना कोई जमींदारी थी, ना कोई बैंक था, ना कोई ब्यूरोक्रेट था, ना कुछ था, नथिंग डूइंग। मजदूर रियलिटी है। मेरे दादा दादी मिल में मजदूर थे, ये रियलिटी है। आपके दादा दादी रहे हो आईसीएस तो हम नहीं जानते। और वो समाज बोले कि हम अब लेने वाला नहीं देने वाला बनेंगे। बाप रे बाप, गजब, सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं तो दो क्या, जेब में 50 रुपया नहीं है, देने वाला बनेंगे। थैंक यू तक नहीं बोलता है यार। यस भाई, मिसेस इंदिरा गांधी जी, यू डिड फॉर अस। बैंक को नेशनलाइज कर दिया तो हमें नौकरियां मिली हैं। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में भी नौकरियां दी हैं, थैंक यू। बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू को बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा करने पर शुक्रिया कहा था, थैंक यू। और यह भी कहा था कि नेहरू बहुत ईमानदार आदमी है। रोज आप लोग ऐसा बना दिया माहौल, ये दलित पॉलिटिशियन सब, कि नेहरू और अंबेडकर और जगजीवन राम और गांधी जब भी मिलते थे तो खाली मारपीट करते थे आपस दूसरे में, नहीं हेलो नहीं करते थे। दलित समाज अपने ताकत के बल पर मैं चुनौती देता हूं, पूरे भारत में 5 एमपी जितवा सकता है। तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स काहे देख रहे हो, ढोल ताशा लेके बजा रहे हो कि खाली सीएम पीएम बनना है। बाबा साहब जब कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा 51 में, तो बाबा साहब का तो 56 में परिनिर्वाण हो गया। तो फिर इस सरकारी संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? स्कूल कॉलेज फ्रीशिप। सुनारे साहब कितना फीस दिए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में? कितना फीस दिए थे सुनारे साहब? नहीं, कितना फीस था? इंजीनियर आप लोग बैठे हो, कितना फीस देके पढ़े? 3,500 था। आज पूछे थे इससे सवाल नेताओं से, अपने आप से, अपने समाज से पूछिए कि हम फ्री में पढ़ा। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 रुपया फीस में पढ़ा हूं मैं। अब फेलोशिप कितना मिलता था? है? नहीं, सांपनाथ है तो नागनाथ है, तो ये है तो वो यही है। मेरी समझ अब बन रही है कि बाबा साहब अगर कांग्रेस में ही कंटिन्यू कर गए रहते ना जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो दलित समाज के लिए और भला कर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। बाबा साहब के बाद एजुकेशन, रोजगार, इंस्टीट्यूशन किसी दलित एजेंडा पे रहा। मैं कई बार कहता हूं कि अगर भेड़ों का नेता शेर हो जाए तब भी शेर कुछ नहीं कर पाएगा, और शेरों का नेता भेड़ हो जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो पढ़ता समझता है वो जानता है कि इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मनुस्मृति और संविधान नहीं है। बनाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। संचालक महोदय ने आज मुझे पत्रकार भी बना ही दिया आखिरकार। अच्छा लगा कि मैं पत्रकार भी हूँ। हाँ सर, मीडिया संभालना शुरू हो गए तो आप समझिए। मेरी प्राथमिक पहचान एक छात्र और एक शिक्षक की है, एक लेखक, एक अनुवादक, एक संपादक, और उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बोलता हूँ। बहरहाल अभी बाबा के चेलों में दम है कि इतने शानदार कोट टाई सूट में अभी 5:30 बजने जा रहे होंगे। साहब लोग यहाँ पे हैं और मैं तो एक्टिविस्ट आदमी हूँ और कुर्ता कुर्ती में अपना घूमता रहता हूँ।
संजय जी ने कोई कोट टाई सूट हमें दिया नहीं। और एक बार इन्हीं के प्रोग्राम में मैंने कहा था, कोट टाई पे बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो एक्टिविस्ट आदमी हूं, कहीं धरना पे बैठना पड़ सकता है, कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, डिटेन किए जा सकते हैं, तो टाई कोट सूट में बैठूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा, रोज ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। तो बनाई की तरफ से कम 5 टाई और सूट का इंतजाम किया जाए कि जब जब गड़बड़ हो तब तक ये ड्राई क्लीन करा के भी दें, खर्चा भी उठाएं। भाई देखिए, तो बनाई की तरफ से कम एक के तो गारंटी देते हैं। नहीं, बहरहाल खाना बहुत शानदार था और प्रोग्राम भी बहुत शानदार है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप थक चुके होंगे, तो मुझे लगता है 10-20 मिनट में मुझे बात रखनी चाहिए। 7:30 बजे तक पूरा सेशन ऑन है। बाबा साहब के बगल में बुद्धा है और आप सभी लोग डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। और बुद्ध से जब उनके शिष्य आनंद बात कर रहे थे कि आपके बाद क्या, शासन क्या, तो उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं मानो, अपनी ज्ञान बुद्धि दिमाग लगाओ, पढ़ो तब मानो। बाबा साहब ने वही किया और शायद मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूं वही करने की कोशिश करता हूं। तो ज़्यादा गंभीर बात आंकड़े मैं भी दूंगा एक आध, बिल्कुल सर। लेकिन मैं इंजीनियर वाले आंकड़े नहीं दूंगा, मैं हिस्टोरियन वाले आंकड़े दूंगा। गौतम साहब ने और संजय जी ने, देखिए एक बात की बधाई मैं संजय जी को और बनाई को देना चाहता हूं, सुनारे साहब बैठे हुए हैं, सुनारे जी, कि ये एडवोकेसी का काम कर रहे हैं। और जो कीटाणु होता है ना, कि जितने हमारे, मैं दलित को ही ज़्यादा बोलता हूं, मैं बाकी की गारंटी नहीं लेता, कि जो कीटाणु सबके दिमाग में होता है, इनके दिमाग में भी शुरू में था है? कि इतना सांसद जितवाना है, इतना विधायक जितवाना है, तो कीटाणु इनके जहन में ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि इससे भी मिशन ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में नहीं जाने चाहिए। तो इसके लिए बधाई कि कम से कम रिसर्च एडवोकेसी इंस्टीट्यूशन, जो कि बाबा साहब का मेन काम था, उसकी ओर बनाई अग्रसर है, संस्थाएं बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए इनके लिए ताली बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं। गौतम साहब जब बोल रहे थे तब मैं आया था, थोड़ा आंख अभी धुंधला दिख रहा है, दवा डाला गया था इसलिए अभी लेट हो गया। सीधे हॉस्पिटल से ही आया था, तो खाना भी आज ज़्यादा खा लिया, इसलिए तारीफ करना भी जरूरी है। तो गौतम साहब ने जो बात कही थी बहुत शानदार थी, और संजय जी जो बात कह रहे थे एकदम शानदार है। ये सिम्टम है, सिम्टम, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, सिम्टम। तो सिम्टम है, तो इसकी वजह क्या है, और वजह में किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली को अगर दही की रखवाली दे दो और सोचो कि दही बचे रह जाएगी, तो ये बिल्ली का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। इसी तरह भी कुछ सरकारी लोग भी आएंगे आजकल के प्रोग्राम में, कल आएंगे, चलिए कल मैं नहीं हूं, कल सुबह मुझे 5 बजे जयपुर के लिए निकलना है। तो वही हाल अभी है। जो क्रोनियल कैपिटलिज्म है, जो राइट विंगर गवर्नमेंट है, भाजपा संघ की सरकार, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बेहतर बना के देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सस्ता इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इनका इतिहास जानता है, जो पढ़ता समझता है,
वो जानता है कि इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मनुस्मृति और संविधान नहीं है। ये फंडामेंटल बात कही। मैं कई बार कहता हूं कि अगर भेड़ों का नेता शेर हो जाए तब भी शेर कुछ नहीं कर पाएगा, और शेरों का नेता भेड़ हो जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इतने सारे लोग हैं, नेता आएंगे, भाषण देंगे, गुणगान करेंगे, सब कुछ होता रहेगा। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो मैं प्राइमरली एज एक्टिविस्ट एंड एकेडमिशियन बात कर रहा हूं, नॉट एज ए लीडर। कोई मैं एमएलए एमपी की तरह बात नहीं कर रहा हूं। तो जो बोलूंगा दो टूक बोलूंगा। क्या ये जो घटनाक्रम हुई है इधर, इसके लिए हम कितना जिम्मेदार हैं, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या था? जाति का विनाश, हम अल्पसंख्यक हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, शिक्षा और रोजगार हमारे जीवन मरण के लिए, हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह था उनका मिशन स्टेटमेंट। आप में से एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब के बाद एजुकेशन, रोजगार, इंस्टीट्यूशन किसी दलित एजेंडा पे रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे। हमारे एजेंडा पे क्या था? सारे लोग अभी रिटायर करेंगे, इसमें से ज्यादातर रिटायर होने वाले लोग ही होंगे, और सरकार जो अभी जॉब में होंगे कम ही होंगे, क्योंकि अभी सबकी निगाह वहां से निगाह इधर रहती है, कौन कौन अटेंड कर रहा है। और मुझे उन्होंने प्रोफेसर कहा, मैं प्रोफेसर नहीं हूं अभी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, और मुझे इस बात का गर्व है। थैंक्स मोदी जी, अमित शाह। थैंक्स मिस्टर मोदी एंड अमित शाह कि आपके रिजीम में क्या क्या हो सकता है, एफआईआर, फर्जी, ये सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके सामने सीना तान के खड़ा हूं और लड़ रहा हूं, कोई छुपने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा ज्यादा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो सब ठीक नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा। सवाल ये है, बाबा साहब भी आता हूं लौट के, बाबा साहब के पूरे कोर आइडियाज में थोड़ा सा डिविएट हो गया हूँगा, क्योंकि बहुत देर से बैठा हुआ, सुबह से ही निकला हुआ। 1919 साउथ बोरो कमेटी से लेकर और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, नोट कीजिएगा, क्रोनोलॉजी दे रहा हूं, उनके राजनीति के केंद्र बिंदु में क्या है? उनके राजनीति एक केंद्र बिंदु में अस्पृश्य है, डिप्रेस क्लासेस। वो साइमन कमीशन में ओबीसी की बात कर रहे हैं, कॉमनल अवार्ड आ रहा है तब भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। गायकवाड़ और साहू जी महाराज को छोड़ दीजिए, जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली उनके केंद्र में है अस्पृश्य समाज। मैं ये समझता हूं कि अपर दीपो भव से ही मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं। जब उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप है इस भारत पर, और 1951 के शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद कहा था कि हमारा, लिखा था कि हमारा कोई भी समझौता आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ नहीं होगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो हम रेफरेंस दे देंगे। तो हमारे समाज के नेताओं का समझौता किससे हो रहा है, जो बाबा साहब के नाम पर, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर दिन रात राजनीति करते हैं? किससे हो रहा है? दलित पैंथर्स अल्टीमेटली जाके शिवसेना में गए
और अभी तो यहाँ पे बगल में लुटियन जोन में ही बैठे हुए हैं, है ना। एक मिनिस्टर एक फेलोशिप नहीं दिलवा सकता है, 2.5 लाख रुपया का सीलिंग है वो खत्म नहीं करवा सकता है। ये शर्म है हम लोगों पर। कुछ लोग सीधे सीधे एकदम हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं और कुछ लोग नकाब पहन के, जरा सर का क्या शेर है जरा नागपाल साहब, तो कुछ नकाब पहन के एक भी 40 साल में मुझे बताइए एक भी आंदोलन अगर शिक्षा और रोजगार पे हुआ हो, कोई नेता समाज, कोई संगठन इसके लिए आंदोलन किया हो, तो मुझे बताइए। सबकी दिलचस्पी एमएलए एमपी बनने में है ना, मिनिस्टर, सरकार, स्ट्रक्चर है। अभी तो है राष्ट्रपति तो हमारे आदिवासी समुदाय के हैं और प्रधानमंत्री तो ओबीसी समुदाय के हैं, 27 मिनिस्टर ओबीसी के हैं। तो ओबीसी का कोई कमीशन बना है क्या? नॉट फाउंड सुटेबल सबसे ज्यादा इस रिजीम में हो रहा है। 28 साल मुझे पढ़ाते हो गए। अभी एक साहब मिले थे तो भी परेशान थे, क्योंकि आप लोग प्रोटोकॉल में ज्यादा रहते हैं, हम लोग का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रमोशन रोक सकता है, छुट्टी ये कर सकता है, यही सब कर सकता है और जिससे ज्यादा नहीं कर सकता। ट्रांसफर भी हमारा नहीं होता, जहां जिसके छाती में बैठ गए सीधा, जो होगा देखा जाएगा। तो 14 से इधर बात कर रहे थे, बोले उधर आप भी नौकरी किए थे, हम भी किए थे। ऐसा सिचुएशन देखे थे क्या सरकारी बाबू लोगों का? डर के मारे एक एक जो है ना, अपना मोबाइल भी अगर बजता है तो उठाने में डरता है। सारे बाबू लोग को निजी स्टाफ बना लिया है, ये तथ्य है। एक आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। तो जो नशा चढ़ा था ना, बाबा साहब से मैंने कहा कि बड़े लोगों से हिस्टोरिक मिसजजमेंट हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। जब कांग्रेस मंत्रालय में गए थे बाबा साहब, तो आप भाषण जाकर पढ़िए, या उसके पहले संविधान सभा में जब गए थे तो भाषण उठा के पढ़िए उनका। मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, उसमें सारे आपको दस्तावेज मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में मैं सिर्फ इस आशा से, उम्मीद से आया था कि मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा कर सकूं, इसलिए आया था। लेकिन मुझे इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, खुशी का अंदाजा नहीं था मेरा। उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल हुए तो लखनऊ में उनका भाषण है कि हर समय लड़ते के लिए नहीं लड़ते ना, 25 साल से मैं कांग्रेस से लड़ता रहा, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ कि मैं अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर सकूं। कि हर समय लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है, समझौते भी करने पड़ते हैं राजनीति में। ये बाबा साहब के 24-25 अप्रैल 1948 लखनऊ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन। अब थोड़ा ब्रेक देता हूं, 51 में आता हूं, उसके बाद फिर लौटूंगा इधर। 1951 इलेक्शन, फर्स्ट लोकसभा, उनका पंजाब में लुधियाना जलंधर का भाषण उठाकर देखिए। क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी ना, बड़ी पार्टी थी, तो लड़ाई किससे होती? जाहिर है कांग्रेस से होती। उस समय तो जनसंघ और ये सब था, कुछ पहचान भी नहीं था। और बाबा साहब को उम्मीद थी कि पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन पार्टी का नाम क्या था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। पंजाब में जाके भाषण दे रहे थे बाबा साहब। आज ही मैं सुबह 4 बजे पढ़ा हूं कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। और 10 साल के बाद जो है ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। एब्सोल्युटली एब्यूज कर रहे हैं अपने समाज को एक तरह से, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा। और नौकरी 1942 में आंकड़ा दे रहे हैं, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1056, आंकड़ा मैं भी थोड़ा दे दूं, 1000
56 आईसीएस अधिकारियों में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है, वो भी नॉमिनेटेड। 1919 में बॉम्बे प्रोविंस में एक शेड्यूल कास्ट ग्रेजुएट था, 1942 में 500 होता है। तो एक था जब 1942 में, तो 40 साल के अंदर 82 में 20 लाख कर्मचारी हो जाते हैं, आप जैसे साहब लोग हो जाते हैं। क्या यह कम बड़ी उपलब्धि थी? जरा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। अरे एमएलए एमपी तो दर्जन भर रहेगा, लाखों लाख नौकरियां ओएनजीसी के साथ बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और उसमें 30,000 कर्मचारी थे, साहब ने छांट दिया 7,500। ठीक है ना? अभी 7,500 कर्मचारी भी SC ST के होंगे और 1 लाख एवरेज अगर मिलता होगा सैलरी, तो 900 करोड़ रुपया पर ईयर इनके घर में जाता है। मजाक बात है? कभी आपको सोचवाया नहीं गया ऐसे? खाली जिसको देखो खाली राजनीति 99.9% लोग हमको शेड्यूल कास्ट को मिलते हैं, सब वो कीटाणु काटता रहता है माथा में ऐसे। रात में गुदगुदी वाला सपना देखता है कि अगला कैबिनेट मिनिस्टर का वो थम ही ले रहे हैं। 20 लाख बाबा साहब जो कह रहे थे 51 में, और फिर मैं आऊंगा उनके रेजिग्नेशन पे, कि ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस का नाम ले रहे हैं क्योंकि लड़ाई कांग्रेस से थी कि तुम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। देखिए उल्टा हुआ, राजनीतिक रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है ना, हर 10 साल बाद रिन्यू हो रहा है, और आपकी नौकरी खत्म होती जा रही है। तो एक मिसजजमेंट हुआ कि नहीं वहां पे? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यहां मंत्री लोग बैठा हुआ है, उसका रिजर्वेशन हर 10 साल पर रिन्यू होता है, और आपकी नौकरी हर 10 साल पर कट रही है। इस खेल को नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने कहा ना कि जब शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए मैं यहां खड़ा हूं और कुछ बोल रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा काम है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जात में नहीं। अब तो जात की पार्टी बना के सब ख्वाब देख रहा है कि मैं सीएम बनूंगा। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी उस समाज के प्रति है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। यह भी बाबा साहब का ये स्टेटमेंट है। तो पूरा दुनिया का ठेका लिए चले फिर रहे हैं ना, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको हम ठीक कर लेंगे। ये दलित सब तो अपने जात में बैठ के मारपीट किए हुए, मुठभेड़ कर रहा है दलित जातियां आपस में, मुठभेड़ कर रहा है। नहीं कर रहा है? बताइए। चलिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना माल मदिग्गा, कहीं मांग महार चमार चल रहा है, कहीं चमार पासी चल रहा है, कहीं चमार वाल्मीकि चल रहा है कि नहीं चल रहा? बाबा साहब ने जोड़ा था हजारों जातियों को, और हम लोग खाली वो पॉलिटिकल कीटाणु के चक्कर में मेरी जाति का इतना वोट है, मुझे एक टिकट दो। वो टिकट मांगने वाला बाबा साहब बोले थे, गवर्निंग कम्युनिटी बोले थे। गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब नेता बैठा हुआ नहीं, गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब पीपल लाइक यू, द इंटेलिजेंसिया, द इंटेलेक्चुअल्स, द प्रोफेशनल्स। अब AI पे बोले थे साहब यहां बैठे हुए हैं, अपने मंत्री से जाके पूछिए AI के बारे में, जो कुछ नहीं पता होगा। तो बाबा साहब इनकी बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं समझता हूं, मेरी समझ अब बन रही है कि बाबा साहब अगर कांग्रेस में ही कंटिन्यू कर गए रहते ना जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो दलित समाज के लिए और भला कर जाते। और इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। भाई नेहरू भी सोशलिस्ट थे ना, RSS नहीं थे ना। नेहरू RSS नहीं थे, ही वॉज मॉडर्न एजुकेटेड मैन, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वैल्यू के साथ आए थे यहां पे। उनको देश चलाना था, कई तरह के फोर्सेस के साथ अलायंस करना था। ये अभी भी हो रहा है। हमारे लोग तो सीधा RSS से मिलकर सरकार बना रहे हैं, बीजेपी से खुलेआम। थोड़ा दिन अगर साथ रह जाते, और इसलिए कि बाबा साहब जब कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा 51 में, तो बाबा साहब का तो 56 में परिनिर्वाण हो गया। तो फिर इस सरकारी संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? स्कूल कॉलेज फ्री शिप। सुनारे साहब कितना फीस दिए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में? कितना फीस दिए थे सुनारे साहब? नहीं, कितना फीस था?
इंजीनियर आप लोग बैठे हो, कितना फीस देके पढ़े? 3,500 था। आज पूछे थे इससे सवाल नेताओं से, अपने आप से, अपने समाज से पूछिए कि हम फ्री में पढ़ा भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 रुपया फीस में पढ़ा हूं मैं। अब फेलोशिप कितना मिलता था? है? नहीं, सांपनाथ है तो नागनाथ है तो ये है तो वो यही है। क्या दलित समाज अपने ताकत के बल पर मैं चुनौती देता हूं, पूरे भारत में 5 MP जितवा सकता है, तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स काहे देख रहे हो? ढोल ताशा लेके बजा रहे हो कि खाली CM PM बनना है। अरे हमारा मिडिल क्लास खत्म होते जा रहा है। जिसका मिडिल क्लास बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसके प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते, अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हो सकते, वो समाज अगर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे तो उसका वही हश्र होना है जो आज हो रहा है। मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जवाहर नवोदय स्कूल खुल रहा था, कोई नेता के एजेंडा बने, किसी को थैंक यू बोला। हम लोग हर समय शत्रु तलाशते हैं, दलित समाज खास तौर से, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु, सारे शत्रु हैं। अब तुम आपस में जब 2 आदमी मिल जाते हो तो 3 पार्टी बनाते हो, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके। अरे भाई दोस्त भी तलाशो। ये हमारा काम नहीं था कि रोस्टर का आंदोलन चलाना और लड़ना, हमारा काम नहीं था कि 2 अप्रैल का आंदोलन करना। नेता सब कहां छुपा है? और आप लोग उस नेताओं को फंडिंग करते हैं। 1 रुपया रिसर्च पर और डेवलपमेंट पे आपके समाज का कोई फंडिंग नहीं करता। बता दीजिए मुझे, क्या है? शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, हिंदी वाला ये वाला, ये तो मिल्क वाला, ये वाला पॉलिथीन वाला। और जो इतिहास नहीं जानता वो जो है क्या होता है? गुलाम होता है। कहां इतिहास की किताब है? निकालिए। प्रोफेशनल हिस्ट्री बाबा साहब जब पढ़ते थे तो लिखते थे, उनके किताबों में कितने रेफरेंसेस होते थे। जाकर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन पढ़िए, मेरे जिन पे मैंने PhD की, उनके कितने रेफरेंस ने काशी प्रसाद जायसवाल के दिए हुए। तो आप लोग को इतिहास से कोई मतलब नहीं है, खाली बीमारी गिनवाएंगे, लेकिन बीमारी के जड़ों को जानने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। उसको जानने के लिए जब तक इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, सब सरदार पटेल, इंदिरा गांधी सब मनुवादी था, और जगजीवन बाबू क्या थे? बोलिए बोलिए आप लोग। नहीं कहना, किताब पढ़िए, ये जितना नहीं वो मैं कह रहा हूं, सारे मनुवादी हो गए। बाबू जगजीवन राम भी चमचे हो गए। नहीं, अरे जिस टेन्योर में लाखों लाख नौकरियां, फ्रीशिप, एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे थे, उसी को गाली दे रहे हो। तो ये समझ गया ये वाला सब कि ये सब किसी का थैंक यू भी नहीं बोलता है, इसलिए काट दो, पहले सरकारी सिस्टम ही खत्म करो, जाओ। अभी आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लड़ रहे हैं। 1957 में बाबू जगजीवन राम ने ऑफिस ऑर्डर से रेलवे में प्रमोशन लागू कर दिया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पता है? नहीं पता होगा। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था और बाबू जगजीवन राम वहां पर केस हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, तब लागू हुआ। आज तो सब खत्म हो रहा है, नौकरियां ठेके पे जा रही हैं। हम कितने कर्मचारी संगठन लाखों लाख झंडा लगा के पूरा लगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को विदेश भेज देंगे, किसी को कहां भेज देंगे, और नीचे से पूरा जड़ ही काट रहा है। इसलिए मैंने कहा कि संजय जी को बधाई दी, बनाई को, सुनारे साहब पूरी टीम को बधाई दी कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स छोड़कर कम से कम रियल वर्ल्ड में आई है। एक बच्चा को विदेश भेजना होता है ना, हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं ना, सांस निकल जाती है। आप लोग गुदगुदी देने वाला भाषण होगा ना, खूब अच्छा लगे कि कोई बोल देगा कि मौलाना साहब अब जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उसकी हवेली आप ही को मिलने वाली है, तो रात में गुदगुदी लगता है, एकदम लगता है हवेली में सोए हुए हैं।
कोई समझा देगा कि ब्राह्मण विदेश चला जाएगा तो पूरा मठ मंदिर आप ही को मिलने वाला है, तो उस समय गुदगुदी लगता है ना, रात में इतनी गुदगुदी लगता है एकदम। ठीक है, देखिए ऐसा है, गुदगुदी खुजली में बदलने वाला है। दो तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बाद में देखेंगे, पहले शॉर्ट टर्म क्या है वो तय कर लें। हैं? हाँ, हुक्मरान तुम्ही को शपथ दिलवाएंगे, चिंता मत करो। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, लाल झंडा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, ब्लू झंडा। चुनाव चिन्ह क्या? हाथी। और सबके मैनिफेस्टो निकाले। हमारे लोग क्या कह रहे हैं, अब किसी से बात नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो नहीं निकालेंगे, कम्युनिकेशन डायलॉग नहीं होगा, सीधे जब ताकत में आ जाएंगे तब एक दिन में ओवरनाइट सारा टनाटन सब ठीक कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? 10वीं पास किए रहेंगे, आप बोलेंगे सीधे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना रहे हैं, बन जाएंगे क्या? बाबा साहब प्रैग्मेटिक आदमी थे। उनके चौथे गुरु थे जॉन डेवी, जिनसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के पढ़े थे और प्रैग्मेटिज्म के बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। उनके 3 गुरु यहां पे, बुद्ध, कबीर, फूले, इंस्पिरेशन यहां से लिया, लेकिन असली क्लासरूम में जॉन डेवी के क्लासरूम में बैठे, जहां से उन्होंने पूरा कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म सब सीखा। किसी दलित सेमिनार में, डिस्कोर्स में कभी फिलॉसफी पे इस पे चर्चा होते देखे हैं कि कैसे इवॉल्व कर रहे हैं? जब साउथ बोरो कमेटी को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया ना, कोई तवज्जो नहीं दिया गया। साइमन कमीशन में तवज्जो दिया गया और वही आधार बना गोलमेज सम्मेलन में जाने का। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक, देखिए 2 आंदोलन तो हम लोग कर चुके हैं। एक तो 2 अप्रैल वाला था, उसमें हम लोग भी शामिल थे, और रोस्टर का आंदोलन शायद आप लोग को नहीं पता होगा, शायद पता है, बस एक आदमी हाथ उठा। सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया था 2018 में कि विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लगेंगे। इसका मतलब यह था कि SC ST OBC का लोग जो है ना, पता नहीं कब प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, उसके लिए तैयारी की गई 1 साल, 5 लोग ही थे, 5-7 लोग, और उसके लिए भारत बंद कॉल दी गई, सक्सेसफुल रहा। सरकार अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाई। हमारे तो पढ़े लिखे समाज को यह भी पता नहीं होता कि कौन कहां क्या लड़ रहा है, यह भी नहीं पता होता है। यह नेता की जिम्मेदारी थी कि हमारी जिम्मेदारी थी? किसी को चाय भी नहीं, किसी को थैंक यू तक नहीं बोलता है यार। यस भाई, मिसेस इंदिरा गांधी जी, यू डिड फॉर अस। बैंक को नेशनलाइज कर दिया तो हमें नौकरियां मिली हैं। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में भी नौकरियां दी हैं, थैंक यू। बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू को बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा करने पर शुक्रिया कहा था, थैंक यू। और यह भी कहा था कि नेहरू बहुत ईमानदार आदमी है। रोज आप लोग ऐसा बना दिया माहौल, ये दलित पॉलिटिशियन सब, कि नेहरू और अंबेडकर और जगजीवन राम और गांधी जब भी मिलते थे तो खाली मारपीट करते थे आपस दूसरे में, नहीं हेलो नहीं करते थे, हैं? सब चाकू लेके एक दूसरे के पीछे भागते थे। गांधी जब वायसराय से मिलते थे, चाहे बाबा साहब जब वायसराय से मिलते थे, तो झगड़ा फाइटिंग करते थे। ऐसा बना के रख दिया है। अरे जिसका लीडरशिप विश्वविद्यालयों से नहीं आएगा, पहले बात समझिए, विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। तरह तरह की विचारधाराएं वहां आती हैं, जाती हैं, इंटरेक्शन होता है। इसलिए आप आजादी का आंदोलन उठाकर देखिए, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, बाबा साहब हो, कोई भी हो, वो कहां से आ रहा सब? वेस्टर्न यूरोपियन लिबरलिज्म, वहां से आ रहा है पूरा आइडिया।
और यहां खाली जात का गणित बना के हम है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जात जोड़ लिए कागज पर और इससे हो गया, फिर हम प्रधानमंत्री बन गए, हम कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, सब अपना अपना पोर्टफोलियो ही बांट लीजिएगा। मतलब टू मच पॉलिटिक्स एंड अल्टीमेटली दिस पॉलिटिक्स इज डीपोलिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स, जिसकी कोई राजनीतिक समझ है ही नहीं कि हमें सत्ता के साथ बार्गेन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। हम सरकार, ये रियल बात है कि हम नहीं बना सकते हैं जब तक कि सोशल अलायंसेस नहीं होंगे। और ये मैं ये भी जानता हूं कि दलित का नेतृत्व स्वीकार करने में और जातियां नहीं आएंगी, ये भी मैं मानता हूं। झूठ मूठ का कोई पता नहीं, बाबा साहब तो अल्पजन बोले थे, मैं अल्पसंख्यक हूं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी था, उसके बाद एक कदम और विकास हुआ, बहुजन हो गया, उसके बाद एक कदम और विकास हुआ। तो बाबा साहब के फिलॉसफी को जो है कितना विकास किया गया, तो फिलॉसफी का विकास हो रहा है और समाज का ह्रास हो रहा है ना। फिलॉसफी कोट अनकोट कि वो शानदार उपलब्धियां थी। 1950 के पहले मैंने आंकड़ा दिया, एक आईसीएस था, वही नॉमिनेटेड। दलितों के पास ना कोई जमींदारी थी, ना कोई बैंक था, ना कोई ब्यूरोक्रेट था, ना कुछ था, नथिंग डूइंग। मजदूर रियलिटी है। मेरे दादा दादी मिल में मजदूर थे, ये रियलिटी है। आपके दादा दादी रहे हो आईसीएस तो हम नहीं जानते। और वो समाज बोले कि हम अब लेने वाला नहीं देने वाला बनेंगे। बाप रे बाप, गजब, सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं तो दो क्या, जेब में 50 रुपया नहीं है, देने वाला बनेंगे। सारे इंस्टीट्यूशंस पे किसके कब्जा है? आपके शेयर मार्केट में कोई लोग नहीं है, विश्वविद्यालय में कोई लोग नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई लोग नहीं है, और संभालने के लायक भी बहुत लोग नहीं। क्योंकि उसके लिए एक स्कॉलरशिप की दुनिया में, एक रिसर्च की दुनिया में, एक्सपर्टीज की दुनिया में 2-2 प्रोफेसर बैठे हुए हैं। 20-20 साल तैयारी करनी होती है। 20 साल जब वकालत करेंगे तब एक अच्छे लॉयर बनेंगे। एक अच्छा लीडर बनाने के लिए 20-25 साल पहले उसको तपना पड़ता है। कहानियां पढ़ते होंगे, राजा महाराजा अपने बेटा को 12 साल जंगल में भेजते थे, तो भजन करने के लिए थोड़े भेजते थे। हम लोग तो हैं भाई, मैं गुड, टाई सूट हो गया, अब बेटा 22 साल में आईएएस बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, उसका भी टाई सूट हो गया, ऑल वेल है। अरे एक बच्चा को स्कॉलर रिसर्चर बनाने के लिए, यहां देखा सूरज अंगड़े का नाम लिखा हुआ है, इधर आएगा कल साल। 15-20 साल से लगा होगा, तब उसको लोग जान रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, हमने ड्रीम्स इतने छोटे पाले हैं कि अमर्त्य सेन हमारे समाज में नहीं हो सकता है, आइंस्टाइन हमारे समाज में नहीं हो सकता है। और कौन पैदा करेगा? जो हैव नॉट्स है वो नहीं करेगा। वी द पीपल, हमारे जैसे लोग जिनके पास कुछ संसाधन है, वही मूवमेंट चला सकता है, वही स्कॉलरशिप की दुनिया में जा सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। तो जब फ्रीशिप मिल रहा था, अब ये बैठे हुए सब लोग लड़ रहे हैं इसलिए ना कि खाने पीने का इंतजाम हो गया है। अगर स्लेव सिस्टम नहीं होता ग्रीस में, तो एरिस्टोटल प्लेटो नहीं होता कि वी हैव अरेंज्ड आवर ब्रेड एंड बटर फूड। तो हमको अपने बच्चे को, अब हम अभी भी लगे हुए हैं इसमें, यहां इतना रिजर्वेशन हो गया, उतना हो गया। अरे अब तो ग्लोबल वर्ल्ड में कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे है, उसमें फिर वर्गीकरण हो गया। तो अब जो होना है, मैंने कह दिया है कि दलित दही को अब बिल्ली के पास छोड़ दिए हैं, तो हर संस्थाएं में बिल्ली बैठी हुई है। चलते चलते एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण संविधान में क्या था? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? वो था वोट का अधिकार, आरक्षण नहीं। भाई बाबा साहब की नाराजगी, कांग्रेस से लड़ाई थी, लेकिन तब भी कैबिनेट ने आरक्षण कहा ना कि हाँ होगा 15%, 7.5%। उसमें तो कोई शेड्यूल कास्ट के 50 लोग नहीं थे। माना, बाद में लागू भी हुआ, सारे पब्लिक सेक्टर में लागू हुए,
सब जगह लागू हो गए। लोग कहते हैं कि वो ये किसी की वजह से थोड़ी मिला था, बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला था। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। संविधान को लागू करने वाले लोगों की प्रवृत्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना। 25 नवंबर 1949 के भाषण में बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। तो उस संविधान की वजह से लागू होगा तो एक बात इनसे पूछो पलट के कि संविधान तो अभी भी है, तब खत्म क्यों हो रहा है? संविधान तो अभी भी है ना। मोदी जी भी संविधान माथा में लगाते इसे, तब खत्म क्यों? फेलोशिप खत्म क्यों हो गया? स्टाइपेंड खत्म क्यों हो गया? फीस लाखों लाख क्यों हो गए? करोड़ में डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? 2.5 लाख का सीलिंग क्यों है? मैं तो प्रस्तावित करता हूं कि एक खाली पॉइंट उठाइए, एक छोड़िए 1000 पॉइंट्स, खाली एजुकेशन में स्कॉलरशिप फ्रीशिप का पॉइंट उठाइए और इस पर नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा कीजिए, आपकी जीत होगी। 1000 पॉइंट पे लड़ेंगे, कभी जीत नहीं होगी। आप ये सीलिंग कर रहे हो, आप 5 लाख लोग इकट्ठा करो, चलो 2 साल तैयारी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी कैपेबल है उन, अगर जिसका ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में कहीं एडमिशन हो रहा है, उस सबको सरकार फंड करेगी। ये होना चाहिए मैनिफेस्टो में, ये होना चाहिए। तो इसमें 1000 पॉइंट हम ले लेते हैं। हम लोग एक पॉइंट पे एक बार एक ही पॉइंट पे लड़ते हैं। जब रोस्टर पे लड़े तो रोस्टर पे ही लड़े और इधर उधर नहीं। दीवार, आप तो इंजीनियर हैं, दीवार में सुराख करना होगा तो मशीन को 10 जगह घुमाएंगे कि एक ही जगह घुमाएंगे? ड्रिल मशीन को 10 जगह ऐसे घुमाएंगे कि एक जगह रखेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1000 पॉइंट बना लेते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, ये गरीब, ये सब मिला लिए एक बार, तो सिस्टम समझ जाता है कि दे आर नॉट सीरियस। एक पॉइंट रखिए कि फ्रीशिप फॉर ऑल और फॉरेन स्कॉलरशिप में नो लिमिट, पोस्ट मैट्रिक नो लिमिट। और एक पॉइंट पे आप चलिए देखिए, मैं पिछले चुनाव में राहुल जी से मिला था, तो हमको क्या बोलते हैं लोग, एंड आई हैव फॉर्मली ज्वाइंड कांग्रेस ऑल्सो। मैं गया था 7 पॉइंट प्रोग्राम लेके, और 7 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, सिर्फ शिक्षा और स्कॉलरशिप की इश्यूज, और वो मैनिफेस्टो में डाले गए थे। आप जाके मैनिफेस्टो उठा के देखिए 26 नंबर पेज पर। अगर सरकार बनती तो हम जाहिर है उसमें कम से कम आधा काम तो करवा ही लेते हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। ये संजय जी जानते हैं, जो लोग यहां बैठे हुए जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं लीडर से, क्यों नहीं मिलूंगा? तो किसके लिए मिलेंगे? तो लब्बो लुआब ये है कि कहते हैं ना, शिक्षित वही होता है जो शत्रु को पहचानता है। यहां बैठ के बढ़िया बढ़िया बात, और उधर देखेंगे कि जात का हमारा किसी को भाई का टिकट उधर से मिल गया तो उसको फंडिंग भी कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक पर हमला हो गया, जब वही नहीं बचेगा तो ये कोट टाई भी 10 साल में उतर जाएगी। ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, जिसका सोशल अवेकनिंग नहीं होता है ना, संख्या जो नहीं दिखाता है, 2 बार हम लोगों ने संख्या दिखाई, सरकार झुका दी। अब हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट ले जाइए। मैं जानता हूं सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। 10 तरह से नो ऑब्जेक्शन लेना है, वहां से एनओसी लेना है, यहां से ये सर्टिफिकेट लेना है, वहां से वो लेना है। 10 जगह इतने पेचीदगी में फंसा देगा ना, पेचीदगी में फंसा देगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फायर ब्रिगेड, तो ये वो, आप 99.9% सही हो, 1% उसी में अटका देगा। तो इसलिए आपके इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए लोग होने चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने पहले समता सैनिक दल बनाया था, वो भी पता नहीं कितने खंड में टूट गया, पता नहीं मुझे। अब हमारे
नेता सिर्फ लोग 5 साल में एक बार जगते हैं कि बस। वो शिव जी का बाराती नहीं देखे शादी में जो है ना, पूरा सांप भभूत लपेटे ढोल बजाते उठे या फिर जाके भांग पी के सो गए। इट इज एवरी डे एक्टिविटी 24/7। अभी कह रहे थे ना कि शनिवार रविवार लोग स्वीट संडे कहते हैं, हम लोग की कोई छुट्टी नहीं होती है, एवरी सैटरडे संडे। और बुलाएंगे, जहाज का टिकट भी दे देंगे तो टैक्सी फेयर जेबी से लगता है जी। अब बहुत जगह तो लोग बुलाते हैं हम लोग के नाम पे, चंदा भी उठा लेता है। 5-5 लाख चंदा ले लेगा, अब 15,000 का टिकट कटा के जाइए तो 10,000 देगा, लीजिए। ऐसा भी होता है। और बाबा साहब चंदा का पाई का हिसाब देते थे। इमारत फंड, अखबार के लिए फंड, पाई का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फंड, आना तक का हिसाब देते थे, आना पाई। हमारे यहाँ हिसाब किताब का कोई सिस्टम नहीं, बस परम पूज्य बाबा साहब भक्ति करो, जो कि बाबा साहब उसके खिलाफ है पूरा। उन्होंने भक्ति की बात कभी नहीं की थी। बुद्ध से सीखे थे ना, अपदीपो भव। तो इसीलिए अपना, जैसे अब मेरी समझ बन रही 70 साल बाद कि जो राइज हो रहा था उस समय जनसंघ, आरएसएस का और तमाम ये सब, अगर बाबा साहब, जैसे मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, कोई आदमी पढ़ लीजिएगा जाकर, जिंदगी भर शेड्यूल कास्ट के लिए लड़े, स्पेशली पर्टिकुलरली कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए प्रोविजन किया, लेकिन उनका फोकस पॉइंट क्या था? शेड्यूल कास्ट। लेकिन जब कांग्रेस मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दिए तो उसमें शेड्यूल कास्ट का मुद्दा नहीं है। इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा दिन और कंटिन्यू करते 10 साल, तो मुझे लगता है कि ये दलितों की स्थिति और वो बेहतर कर देते। और पूना पैक्ट 10 साल उन्होंने सेलिब्रेट किया था, आपको यह भी बता दूं। 1946 में जाके फिर पूना सत्याग्रह किए थे जब वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 10 साल सेलिब्रेट किया था। और जो लोग गाली देते हैं गांधी को और इसको, आजकल जो व्यवस्था है ना, आजकल बाबा लोग जो है ना, बाबा लोग, ये भी बहुत पटर पटर कर रहा है ना। अपने जाके पुरखा मदन माल पूछे कि पूना पैक्ट में जब साइन किए थे तो क्या लिखे थे, पढ़े जाके पहले ही बाबा साहब। और जो दलित लोग अभी उसको सावरकर गोलवलकर नहीं देखता है, उसको गांधी ही दिखता है, नेहरू ही दिखता है। अभी आरएसएस संघ भाजपा नहीं दिखता, अभी भी उसको कांग्रेस ही दिखता है। यहां सब एक निकला जा रहा, थोड़ा बहुत मिला था वो भी खत्म हो रहा है। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। अगर भाई कम पैसे में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपना बहुत नुकसान करके लड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, कल ही कोर्ट में केस लगा हुआ था, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, उस पर नोटिस गया गवर्नमेंट को। तो इसका खर्चा थोड़ी समाज देता है, अपने कॉस्ट पे लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के हम बिगड़े चले हैं। और जो दिन रात परम पूज्य बाबा साहब कहता है, वो बाबा साहब के नाम पर माल लेके छुपा के रख लेता है। ये है रियलिटी। कि थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाते तो बेहतर होता। क्योंकि मुझे बाद में जब रिसर्च कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जब रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो 4-5 मुद्दे हैं। एक तो हिंदू कोड बिल है, एक जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, एक बांग्लादेश का सवाल है, और एक फॉरेन पॉलिसी है, और ओबीसी का मसला है। ओबीसी का मसला है, वही तिब्बत, मतलब वही वाला इशू है। लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट का मसला जो है एब्सेंट है। तो जिस चीज पे बाबा साहब जिंदगी भर लड़े, उस चीज पे थोड़ा दबे रह जाते हैं ना। वैसे नेहरू कंसेशन देता, वो वायसराय से भी बाबा साहब कंसेशन लिए, कुछ बच्चों को लंदन भेजे पढ़ने के लिए, सुनिश्चित करवाए कांग्रेस मंत्रिमंडल में कि SC/ST का राइट सुनिश्चित हो। और जब से लागू होने का समय आया, लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950, तो बाबा साहब रिजाइन ही कर दिए। तो जो बार्गेनिंग पावर बाबा साहब ने 30 साल में एक्वायर की थी, जब अलग पार्टी में चले गए, तो पावर मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं भक्त नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं,
और उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी में उसी समय फूट पड़ गई, उसी समय फूट पड़ गई। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, कोई नौकरी रोजगार, बाबा साहब ने एक काम किया कि प्रोविजन करवा लिया, कन्विंस किया लोगों को, ऐसे नहीं कि जाकर लिख दिए। 300 से ज्यादा मेंबर थे, ऐसे लिखे नहीं, प्रोविजन करवा लिया। और बार बार 1949 में कह रहे हैं कि हम 3 तरह के अधिकार मांगते रहे। पढ़े कोई भी अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स करने वाला है, पढ़े, पेज नंबर देता हूं, मनमाड़ का भाषण है कि हम 3 तरह के अधिकार मांगते रहे। एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एक नौकरियों में आरक्षण और एक विधानमंडलों में आरक्षण। पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन 2 हमने प्राप्त की, नौकरी में और विधानमंडलों में आरक्षण। हमें जो है इस पे और अधिक दबा के और अधिकार प्राप्त करने चाहिए। मनमाड़ का भाषण है। अच्छा, जो पृथक निर्वाचन पे गाली दे रहा है वो कहना भूल ही गया। आज जो हालात है देश में, आप तो महाराष्ट्र में है ना, कैसे पार्टी टूट जाती है ओवरनाइट। मेरे यहाँ बिहार में देखिए, तो 10-20 दलित ऐसे भी जीत लेता तो 200-200 करोड़ रुपया में पता नहीं कहाँ कहाँ बिकता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत के आता तो 200-200 करोड़ रुपया देता तो सब पता नहीं कैसे डांस करते, ढोलक बजाते हुए बिक जाता है। ये नहीं बिकता, अभी नहीं बिक रहा है। सवाल है कि हम लोग जीत सकते हैं लड़ाई, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप बनाकर जीत सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप करके जीत सकते हैं। आज हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई हमसे मांगने भी नहीं आता है। पता है कि जितन राम मांझी है तो वो तो ठेका लिए हैं, वो ले ही आएंगे उधर से। हैं, इधर पासवान जी चले थे गरीब के घर दिया जलाने, अपने घर में चिराग जला लिए, वो कुछ वोट ले ही आएगा। अरे भैया, सलूशन सबका हम ही होता था, आप जैसे विद्वान के पास बैठ के क्या करते हैं? सॉल्यूशन तो कह रहे हैं कि रात में गुदगुदी वाला सपना देखना छोड़िए और प्रेशर बिल्डअप कीजिए। 2 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, बैठिए, अभी 2 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि प्रेशर जब बिल्डअप हुआ तो यही सरकार झुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। प्रेशर, हम क्या कहते हैं ना, 10 आदमी इकट्ठा हुए और हम पार्टी बना के वोट का बार्गेनिंग खत्म। कोई नकाब पहन के इनके साथ मिला हुआ है, कोई खुसरिया मिला हुआ है। हम कह रहे हैं उनके चक्कर में मत रहिए, एक प्रेशर ग्रुप बिल्डअप कीजिए और सरकार को बताइए कि हम आपको हरा भी सकते हैं। किसान हरा है कि नहीं हरा है? हरा है कि नहीं? तो हम लोग, अब जब आपका नेता ही जो है, जिसको नेता मानते वही भांग पी लिया हो कि हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो इसका क्या हिसाब किताब है? बाबा साहब को पढ़ा है किसी ने? अस्पृश्यों की कितनी सभाएं की, आंदोलन किए, किसानों की, कामगारों की, और बाबा साहब के नाम पर जो है उनको सर के बल खड़ा कर दिया है इन अम्बेडकरवादियों ने। जितना बाबा साहब ने बात किया था सब उल्टा कर रहा है। अंतिम में सबसे जो जुड़ा हुआ मसला है, अभी चल रहा है, अभी ईवीएम पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सब यूट्यूबर का यूट्यूब बंद हो गया था। ईवीएम में हेरा फेरी है, लगातार आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो सुनिए। दूसरी बात है, सॉल्यूशन तो उनको पूछिए जिनको चंदा वोट देते हैं। हम तो रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, हमको बुलाए हैं, बोलने हैं, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। हम तो थ्योराइज कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो आप लोग को ढूंढना है, मुझे थोड़ी ढूंढना। मैं तो बता रहा हूं कि गुदगुदी वाला सपने छोड़ दीजिए, आप प्रेशर बिल्डअप कीजिए, सरकार को आप झुका सकते हैं। दिस इज व्हाट अंबेडकर डिड, प्रेशर बिल्डअप, कम्युनिकेशन, मेमोरेंडम्स। अब यहां तो आप कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे, सरकार बनाएंगे तो अपने सब कर लेंगे, इसका कोई इलाज है? जब आप डसवा ही लिए हो पूरा, सांप तो बहुत सारा सांप जो है ना काटता है तो उसका जहर नहीं लगता है, जब नाक से डसवा ही लिए हो तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। अंतिम चलते चलते सारे जो समस्या हमने बात की वो सब वोट से ही जुड़ा हुआ है। वोट से ही है ना। जब सरकार को किसी पार्टी को लगेगी कि ये वोट हमारे लिए यूजफुल, जैसे पहले कांग्रेस को दलित लोग वोट देता था तो उसको डिस्काउंट कंसेशन देते रहती थी, कुछ कुछ चलते रहता था। जब लगा कि नहीं ये लोग खुद राजा बनेगा तो सब छोड़ दिया, बोला एक काम करो राजा ही बन जाओ।
तो वोट का अधिकार, वोट की ताकत थी जो अंबेडकर बार बार रेखांकित कर रहे हैं। 1927 में 28 में साइमन कमीशन के सामने पहली बार उन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात की थी कि पागल को छोड़कर सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। ये लड़ाई लंबी चली, अल्टीमेटली संविधान सभा में भारत कुछ देशों में से शुमार हुआ जो सबको वयस्क मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया। 1951 में केटी शाह ने प्रस्ताव लाया था संसद में कि एमएलए एमपी बनने के लिए कुछ शैक्षणिक कंडीशन होने चाहिए। बाबा साहब ने सिरे से नकार दिया था कि नहीं, किसी का व्यवहारिक ज्ञान भी किसी डिग्रीधारी से बेहतर हो सकता है, अपनी समस्याओं को समझ सकता है, बोल सकता है, समाधान दे सकता है। और वही वोट का अधिकार कभी ईवीएम, पहले तो बूथ लूट होता था, तो कहीं कहीं छिटपुट होता था, बूथ लूट हर जगह नहीं होता था। आइए ना हमारा बिहार में, वहां कुछ हो जाता था तो वोट चोर हो गया है? और उसके बाद ईवीएम से हेरा फेरी हुआ, सब पर्दाफाश सब लोग जान चुके हैं। और सीधा अब वोट चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मदारी बन चुका है सरकार का, जैसे नचाता है वैसे नाचता है इलेक्शन कमीशन। सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि मुझे आईपी एड्रेस दीजिए, मुझे ये क्या ओटीपी ट्रेस दीजिए, मुझे आप डेटा दीजिए, डिजिटल डेटा, मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के नेता, सरकार के लोग, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे हैं। जब इतना फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो तो जवाब देने में क्यों डर लग रहा है? तो इसीलिए नहीं, सब जुड़ा हुआ है भाई साहब। आपके एजुकेशन का सवाल आपके ड्राइंग रूम में नहीं सॉल्व होगा। सुन लीजिए, अभी आप बैठिए, आपके एजुकेशन का सवाल, फेलोशिप का सवाल आपके ड्राइंग रूम में नहीं सॉल्व होगा। सॉल्व होगा तो कर लीजिए, यहाँ कन्वेंशन मत कीजिए, फिर ड्राइंग रूम में सॉल्व कर लीजिए, जाइए 5 स्टार होटल में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन में पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे। खत्म किया गया है, कोई ड्राइंग रूम में बैठ के खत्म किया है कि संसद से खत्म हो रहा है? पिछले 11 साल में 24 कंपनियां बेच दी गई है, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुला है। इंजीनियर बनकर नौकरी कहां करेंगे? जिसको नहीं सुनना जाए यहां से। वही मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे आपके राइट्स कैसे खत्म हो रहे हैं। जब आपके वोट का मतलब ही नहीं रहेगा, जब हम चोरी ही कर लेंगे, जब गड़बड़ ही कर लेंगे, तो आपके राइट्स क्यों देंगे? सवाल यह है। यह सब क्या सोशल प्रॉब्लम है? समाज सुधार आंदोलन चल रहा है। यह समाज सुधार आंदोलन है कि बाल विवाह नहीं करेंगे। शिक्षा, रोजगार, फेलोशिप का सवाल है। और यह पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आपको मिले हैं, आपके पिताजी को मिले हैं, जो मुझे मिले हैं, उसका असेसमेंट नहीं करेंगे। समीक्षा हो रही है, ये समीक्षा हो रही है। मैं समीक्षक की हैसियत से बोल रहा हूं। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना जाए। ये क्या किसी के ड्राइंग रूम में डिसाइड होंगे कि फेलोशिप मिलेगा कि नहीं? ये शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान क्या है और उस पर बहस नहीं हो रही है, ये कहां डिस्कस होगा? ये शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान क्या है, कब आया, कुछ पता है? लाखों अरबों करोड़ रुपए चले गए कहां, पता नहीं लगा। आप ही के पैसे, कोई बहस नहीं होगी। तो आपको समाज सुधार करना है, कीजिए संजय जी। हमें समाज सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं। धम्म का आंदोलन आप चलाइए, समाज सुधार आप कीजिए। मैं समझता हूं कि यह पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए सोशल अवेयरनेस और प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, जिससे हम पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज कर सकें। यह है मसला। आप चलाइए धम्म, हम कहां मना कर रहे हैं। एंड आप एक काम कीजिए, दहेज विरोधी आंदोलन चलाइए। बाल विवाह हमारी दिलचस्पी अभी उसमें नहीं, हमारी दिलचस्पी किसी और में है। जब नौकरी रहेगा तभी दहेज मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। शुक्रिया।